लोगों को सर्कुलर मोशन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट बता देते कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे कर्व में, बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला भी था वर्टेक्स का उस फार्मूला का यूज करके। तो वो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन था, मतलब यदि किताबों में तो दिया भी नहीं रहता है ना, तो इसका मतलब यदि ये क्वेश्चन दे दिया है तो बहुत सारी किताबें पढ़ के वो क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बिना रेडियस ऑफ कर्वेचर के तो होना नहीं था वो। तो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन तक पहुंचने पर हम आपको इसको घुमा के दिखाया भी था कि देखो सर्कुलर मोशन, इसका हर पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो दिखाया था, लेकिन और सारी चीजें रिलेट नहीं किया। हालांकि बताया था कि ट्रांसलेशनल मोशन को इग्नोर कर दें तो व्हीकल का जो टायर होता है, व्हील होता है, वो सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन और भी चीजें हैं। हालांकि एलिप्टिकल मोशन होता है इन सबका सन के अबाउट, गैलेक्सीज का पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जहाँ पे बिग बैंग हुआ था उसके अबाउट, अपने स्टार्स के प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। तो एलिप्टिकल होता है यदि उनको सर्कुलर भी मान ले, हालांकि एलिप्टिकल वाला भी पढ़ेंगे, वो भी कर्वी मोशन होता है। तो यदि सर्कुलर इसको मान लें आसानी के लिए फिलहाल, ताकि हम लोग समझ पाए, तो यहाँ पे इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि याद में कर्व मोशन बिना फोर्स के नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सन सारे प्लैनेट को अपनी तरफ फोर्स लगाता है, बिना फोर्स के तो कर्व मोशन हो ही नहीं सकता। तो ये सन के अबाउट प्लैनेट का घूमना किस फोर्स के कारण होता है? और लगाता कौन है? नेचर क्या है? उसे डिफिकल्ट उसका नाम ना, फंडामेंटल फोर्स में से नाम बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो वो सेंटर की तरफ। अच्छा, एक और चीज जो हमें बताना था पिछले क्लास में वो ये था, कर्व मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट फोर्स का हो या ना हो, मतलब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल हो या ना हो, सेंट्रीपिटल जरूर हो, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के या बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कर्व मोशन तो हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस ही बात है, क्यों कर्व मोशन नहीं हो सकता? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही तो मोड़ता है। और ये अच्छे से पढ़ लिए थे पिछले वाले क्लास में। कैसे अच्छे से पढ़ लिए थे? क्योंकि हम लोग ये देखे थे कि स्पीड को कांस्टेंट करके जब सर्कुलर मोशन किए, तो स्पीड कांस्टेंट करने का मतलब था AT, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा था वेलोसिटी का, तो AT 0 हो गया। तो जो कुछ भी A अब मिलेगा वो जरूर क्या होगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन के चेंज करने की बात हम लोग रेडियल से करते हैं। तो एक तो ये चीज, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यहाँ पे जो इसको पकड़ के ऐसे कर रहा था वो, उसमें कौन सा फोर्स लगा था? टेंशन वाला, ऐसे कर रहा था जो, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था यार? सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था? फंडामेंटल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये वाला, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? फंडामेंटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और यदि अपने लेवल में, न्यूटन वाले लेवल में देखें तो न्यूटन वाले लेवल में देखें, जहाँ पे फ्रिक्शन की बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, पुश की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं, उस लेवल में देखें तो टेंशन लग रहा था। हाँ, रस्सी वाला टेंशन लग रहा था, चाहे किसी एक के द्वारा दूसरे सेक्शन पर टेंशन लग रहा था, तो उसे घूम रहा था ये देखो, यदि आप कोई चीज ऐसे बना दे, हीरा बना ले और उसमें बॉल को ऐसे घुमा दे, तो ये एक बॉल उसी में घूमेगा ना ऐसे, और फोर्स कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल, इस रिंग का नॉर्मल लगेगा जिसके कारण घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ।
ये चाह रहा है कि मोड़ रहा है इसे, तो कौन सा फोर्स इसको घुमा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, हर जगह सेंट्रीपिटल बोल रहे तो मैं नहीं चाह रहा कि सेंट्रीपिटल बोलो, उसका वो सेंट्रीपिटल उसका नाम सेंटर की तरफ इसलिए सेंट्रीपिटल है। इसका मतलब हर में सेंट्रीपिटल मत बोलो। तो बताओ कौन सा सेंट्री, अच्छा ऐसे बोलो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ये बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक? अच्छा काइनेटिक सरक गया होगा तो काइनेटिक लिख रहा था। लेकिन उससे पहले स्टैटिक वाली बात करो, सरकने से पहले। अच्छा हम लोग ये पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड के नाम से। हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड देखने में जब टर्न होता है तो रोड ऐसे हो जाती है, लेकिन इतना हाई स्पीड रोड इंडिया में बनती नहीं है कि रोड काफी ज्यादा इंक्लाइंड हो। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है बैंकिंग कि कितने स्पीड की रोड बनाई जा रही है। बहुत हाई स्पीड करोगे तो रोड ऐसे हो जाएगी, और ज्यादा स्पीड करोगे तो रोड ऐसे हो जाएगी, और कम स्पीड रहेगा तो रोड ऐसे रहेगी, थोड़ा सा उठा जाएगा। और आउटर रेडियस में थोड़ा उठा देते हैं। पढ़ेंगे क्यों कैसे करते हैं। गाड़ी स्किड ना करे, क्या हुआ? अच्छा ये करा। ये देखो फिर से इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वो इलिप्टिकल अजीब से शेप में होता है, बहुत रैंडम मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात होती है, लेकिन हम लोग उस लेवल पे नहीं जा रहे। फिर से सर्कुलर मोशन, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। देख लो ये भी उसमें खूब वाइब्रेट कर रहा है, जिसको हम लोग रेस्ट में मानते हैं। नील्स बोर की थ्योरी थी वो सही था नहीं वैसे। तो जो घूमता है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह कौन काम करता है यार? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन K Q1 Q2 by R प्लस चार्ज माइनस को अपनी तरफ खींचता है सेंटर की तरफ, जिसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगे उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है वो मैं बताया। हाँ ये देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन था। इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, नीचे mg टेंशन 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 ऐसे। प्लेन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन था तो ऑब्वियसली वर्टिकल बैलेंस होगा, इसमें मोशन तो था नहीं। तो टेंशन के दो कंपोनेंट, यदि ये थीटा है तो टेंशन का ये t cos थीटा, और ये इधर क्या था? इसी का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। गॉट इट? सेंटर की तरफ, और mg और t cos थीटा बैलेंस। कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेट फोर्स जानते हो इसका क्या था? हर बार t का और mg का, t का और mg का, t का और mg का, t का और mg का नेट फोर्स किधर होता? सेंटर में। नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। नेट फोर्स ऑफ t and mg is in horizontal plane and towards center, क्योंकि ये तो बैलेंस होकर जीरो हो गया था, यही तो बचा था यार। और वैसे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मस्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मस्ट है फोर्स लगना और प्योर सेंटर की तरफ लगना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मस्ट है कि सेंटर की तरफ नहीं होगा, एक कंपोनेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मस्ट है कि सेंटर की तरफ नहीं होगा, पर एक कंपोनेंट जरूरी है। उसी कंपोनेंट को सेंट्रीपिटल फोर्स करेंगे। क्यों बोल रहा हूं कि सेंटर की तरफ नहीं होगा? बताओ। क्योंकि मैग्नीट्यूड बदलने के लिए कंपोनेंट उधर भी तो चाहिए, तो टेंजेंशियल की तरफ भी चाहिए और रेडियल की सेंटर की तरफ भी चाहिए, तो मिला के नेट ना बताओगे। तो नेट फोर्स सेंटर से पास किस केस में?
नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मस्ट है कि कहां से पास करें? क्यों ऐसा? क्यों मस्ट है? सेंटर की तरफ इसलिए मस्ट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा, तो टेंजेंशियल फोर्स को जीरो रखना होगा, नहीं तो घटा बढ़ा देगा। केवल मोड़ने की जरूरत है, तो मोड़ने के नाम पे केवल क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल, वही नेट फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या होगा? पर ये हमेशा नहीं होता है, केवल कब होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है। तो ये जो रस्सी पकड़ के इसे नचा रहा था उसमें था, क्यों था? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड था ना। ये देखिए वर्टिकल मारा, ये इधर मारा, जब इधर से आया तो इधर भी मार रहा है, तो इधर करता है ऐसे। अरे थोड़ा धीरे मार दिया था तो प्रोजेक्टाइल मोशन पीछे में समझ आता है, इसे ब्लैक करता। अब हो सकता है इसी का पानी में गिर जाता। हां क्यों ऐसा करता है? ये देखिए सर्कुलर मोशन था ऐसे। ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं बनाने के, इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, दो की प्रैक्टिस कराते हैं, खिला पिला के तगड़ा बनाते हैं सर, ताकि स्पीड मैक्सिमम कर पाए सर। और दूसरा 45 डिग्री की भी प्रैक्टिस कराते हैं सर, ये नहीं कि लेके सन तो छोटे तो नहीं आता था। तो क्रीम सेपरेटर ये देखो क्रीम से निकल रहा है। मट्ठा देखे मथनी वाला, तो वहाँ पे क्या रीजन होता है कि जब ऐसे ऐसे करते हैं तो जो मक्खन होता है वो तैरने लगता है। देखें कितने लोग देखे हैं? ओ माय गॉड, अरे हमको लगता है आउटडेटेड है तुम लोग। आउटडेटेड का मेरा सेंस है उसके रिस्पेक्ट में, वो सब आप लोगों को मिलता नहीं है, तो कैसे कहाँ मिल गया है तुम लोग? गोबर पाती हो। तो वहाँ पे जब एक्चुअली देखो, जब हम लोग उसको मखनी से मथते हैं तो जो भारी मास होता है ना, उसमें जो भारी मास होता है वो इनर्शिया के कारण टेंजेंशियली फुर करता है इधर उधर, लेकिन जो हल्का होता है उसमें इनर्शिया कम होती है, तो वो फुरफुराता नहीं इधर उधर, बल्कि वो सेपरेट हो जाता है, ऊपर आ लगता है वो और सेपरेट हो जाता है, जैसे ब्रेकर। समझ में आया आप लोगों को? इनर्शिया का कारण होता है और फोर्स लगता है तो वो दूर जाता है। ये देखो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स है। बाकी mg और m तो बैलेंस है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मोड़ सकता था। हाँ ये देखो। अच्छा ये देखो, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान से, यदि इसको मैं इधर से देखूंगा तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू, इसे देखूंगा तो सर्कुलर मोशन नजर आएगा, और यहाँ से देखूं मैं ऐसे तो हमको एसएचएम नजर आएगा, लेकिन रियली में है नहीं। यहाँ से कोई देखेगा तो कहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और साइड व्यू से पूरा सर्कल तो दिखेगा नहीं, केवल लाइन दिखेगा, ऐसे ऐसे नजर आएगा। एसएचएम एग्जैक्ट। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायमीटर पे, किसी भी डायमीटर पे, कोई भी डायमीटर लीजिए, उस पे जो प्रोजेक्शन होता है वो प्रोजेक्शन एग्जैक्टली एसएचएम करता है। कोई डायमीटर लीजिए, डायमीटर लीजिए, जब यहाँ पे है तो यहाँ मानो, यहाँ पे है यहाँ मानो, यहाँ पे है तो यहाँ मानो, यहाँ पे है तो यहाँ मानो, यहाँ पे जब इधर तो ऐसे मानो, ऐसे इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे यदि मैं कहूँ कि इसको एक्स ऐसे मान लें और ऐसे वाई, तो एक्स कंपोनेंट क्या करेगा? एसएचएम, और वाई कंपोनेंट भी क्या करेगा? एसएचएम।
अच्छा है, कोई भी डायमीटर के along उसका प्रोजेक्शन लिया जाए उस पे, तो क्या करेगा? SHM। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म SHM नहीं करेगा, केवल यूनिफॉर्म वाला करेगा। तो जब कोई चीज ऐसे घूमता है ऐसे, तो इधर से देखते हैं तो कौन सा व्यू बोलते हैं? टॉप व्यू या फ्रंट व्यू। और यहाँ से देखते हैं तो कौन सा बोलते हैं? ऑब्लिक व्यू। यहाँ से देखो तो कंप्लीट सर्कल नजर आएगा, यहाँ से देखो तो इलिप्स नजर आएगा, और यहाँ से देखोगे तो इसमें आ रहा है नहीं यार? आ रहा है सर। अरे कौन आ रहा होगा? वहाँ पे कुछ थोड़ी आ रहा है यार। आ रहा है। आ रहा था? यस सर। तो यहाँ से साइड से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। एक काम करेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप जाइएगा घर पे कोई रिंग लीजिएगा, मम्मी की चूड़ी निकाल लेना, खींच के जाके अब फिर चूड़ी को निकाल के ऐसे देखना, तुम्हें केवल क्या नजर आएगा? एक लाइन। क्या नजर आएगा? सर्कल नजर नहीं आएगा आपको। अच्छा, उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करना, थोड़ा सा, मतलब ऑब्लिक, आपको इलिप्स नजर आएगा। क्या नजर आएगा? और फिर ऐसे करेंगे तो सर्कल नजर आएगा। अच्छा हाँ, तो ये देखो वही SHM से कंपैरिजन किया, देखो मीन पोजीशन, सेंटर, देखो पोजीशन इसी के सामने रहेगा, देखो इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? प्रोजेक्शन, ये क्या, ये क्या है बताओ? y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन है, y सबसे ज्यादा y, थोड़ा कम y, 0y, -y, फिर कम -y, 0y, +y, समझ आ रहा है? ये y प्रोजेक्शन क्या कर रहा है? ये SHM हो गया? क्या खत्म हो गया? इतना ही था क्या? अरे अच्छा है। सो ये देखो ये घूम रहा है, तो सबसे कम स्पीड इसकी है, यही आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे कम, सबका एंगुलर स्पीड सेम है। जब कोई चीज रोटेट करता है एज अ होल, फैन या फिर मैं ऐसे घूम जाऊं ऐसे, तो हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, और सबका लीनियर अलग होगा। तो सबसे कम भी किसका है? इसका ज्यादा भी है और इसका और ज्यादा भी है, पर ओमेगा सबका सेम। ये देखो, जो ग्रेटर द रेडियस, ग्रेटर स्पीड, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा इज सेम, सो एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज मोर। वही मैं जो अभी आपको मैं समझाया था, यहाँ पे t है ना, टाइम, तो ये पोजीशन वाला है। जब ये घूम रहा होगा, ये घूम रहा है, तो इस पे किस एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो? y एक्सिस पर। ये देखो सामने हमेशा y पे, देखो मैक्सिमम y, कम y, सामने y पे, y नेगेटिव y, सबसे ज्यादा नेगेटिव y, कम नेगेटिव y, 0 0 0 पॉजिटिव y, एंड सो ऑन। गॉट इट? लेकिन ये पॉइंट क्या मालूम है? ये कह रहा है कि ये वाला तो है ही, लेकिन टाइम भी तो चलता रहता है। तो जैसे ही टाइम को चला देते हैं, ग्राफ बन जाता है साइनसॉइड या कॉस, इस टाइप का। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरुआत की। तो ये माइनस कॉस वाला शुरुआत करना चाहिए। ये वाला जो अभी बता रहा था वही है। ये देखो वेलोसिटी, जब इसकी वेलोसिटी देखो ध्यान से, इसकी वेलोसिटी जब यहाँ थी ऐसे, ये देखो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे थी, यहाँ पर। ये टाइम को चलाया जा रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसे बनने लग रहा है। पिछला वाला तो रियली में पोजीशन y वाला ही था, इसमें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। एक्सप्रेशन देखो, वेलोसिटी एक्सप्रेशन,
डिफरेंशिएशन था पिछले वाले का माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा थीटा, क्योंकि वहां पे हम लोग एक कॉस ओमेगा टी माने थे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट ये y वाला ही है, ये पोजीशन, जो पोजीशन की बात, वो एक्सेलरेशन था क्या यार? वो एक्सेलरेशन तो सर क्या पहला वाला वही था, हो गया। ये पोजीशन ज्यादा समझ में आएगा आपको कि टाइम के साथ y वाला पोजीशन, टाइम के साथ चलाएंगे पोजीशन को। मजबूरी है इधर की तरफ टाइम को दिखाना, तो हम केवल क्या दिखा पा रहे y, यहाँ पे y है, y कोऑर्डिनेट घूम रहा है रियली में 2D प्लेन में, लेकिन हम कहते हैं कि x को हमें नहीं देखना है, हमें केवल क्या देखना है, ये देखो, ये सबसे ज्यादा प्लस y, कम प्लस y, कम प्लस y, 0y, माइनस y, सबसे ज्यादा माइनस y, कम माइनस y, 0y, फिर प्लस y, एक सर्कल हो गया। हम केवल क्या देखना चाहते हैं, y, ये देखना आना चाहिए आपको। तो यदि y देखोगे तो यही होगा, आगे क्यों यदि केवल y पे करेंगे तो ये SHM हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ ग्राफ खींचोगे तो आपको आगे भी जाना होगा। तो ये रियलाइजेशन है, टाइम के साथ y को देखना, टाइम को चलते हुए y के पोजीशन को क्या करना, देखना, है ना। पता नहीं आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लोग एंगुलर क्वांटिटी, राइट डाउन। एंगुलर क्वांटिटीज, ये जो एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं, ये पार्ट मान सकते हैं कर्व के लिए तो है ही, पूरा का पूरा रोटेशनल में यूज होना है, जो सबसे टफ माना जाता है। और सबसे तो कठिन फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसमें सबसे कठिन पार्ट मैकेनिक्स है, उसमें सबसे कठिन चैप्टर रोटेशनल है, लेकिन उसी में वो सारी चीजें यूज होगी जो अभी पढ़ेंगे सर्कुलर वाला, क्योंकि रोटेशनल में बस कलेक्शन होता है, रिजिडिटी होती है एक बॉडी की, उसमें हर पॉइंट सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करता है। एक पॉइंट के लेवल पे देखा जाए तो सब रोटेशनल मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन। तो ये तो लग ही रहा है कि भाई पॉइंट स्केल पे वही वाली बात होगी तब तो। चलो ये देखते हैं। यदि रॉड भी ले ले तो ये देखो इधर की तरफ घुमा रहे इसको, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यदि ये थीटा मान ले तो बताओ सेंटर पे ये वाला पॉइंट भी थीटा ही सबटेंड करेगा, ये वाला भी थीटा ही करेगा, ये वाला भी थीटा ही करेगा, ये वाला भी। इंटरेस्टिंग है, सब कितना सबटेंड करेंगे, थीटा, है ना। लेकिन दूरी देखो अलग अलग चले हैं, ये ज्यादा दूर चला है, कम दूर चला है, और कम चला है, और ये चला ही नहीं। तो ये अंतर है। सो लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन सबका अलग अलग, लेकिन एंगुलर सबका सेम होता है। तो क्यों ना उस तरह से डिफाइन किया जाए थीटा, थीटा को क्या डिफाइन किया जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा को क्या डिफाइन किया जाए, एंगुलर वेलोसिटी। और अल्फा को क्या डिफाइन किया जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन। हिंदी में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण हिंदी में। तो ये जो हम लोग लीनियर में पढ़ते हैं उसकी जगह सिंपल ये यूज करना है, और बाकी जितना भी फार्मूला है सब कुछ में केवल सब्स्टिट्यूट कर लो, उसकी जगह हटा हटा लिख लो, कुछ सही हो जाएगा। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताया था, जैसे
ध्यान से सुनना। पहले तो एक चीज ये बता दूं कि ओमेगा और अल्फा तो वेक्टर क्वांटिटी है, पर थीटा को वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करते। थीटा को हालांकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल लेवल पे वेक्टर ही लेते हैं। क्यों, क्या रीजन है? वेक्टर का एक कंडीशन है कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, और सबका सम एडिशन सिंपल सा होता है वेक्टर वाला। ये देखो, यदि मैं इसको घुमाऊं, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होती हैं। यदि कोई चीज ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये प्लेन ऑफ मोशन है, तो एक्सिस परपेंडिकुलर के अलोंग एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन बना गया। जैसे यदि मैं कहूं कि बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी किधर है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज तो ये होता ही नहीं है डायरेक्शन। ये तो हम लोग अपने क्लॉक के अनुसार लेते हैं, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपने 4 फिंगर्स, राइट हैंड के 4 फिंगर्स को कर्ल करना होता है उस डायरेक्शन में। ऐसे घूम रहा था ना, तो ऐसे करो। जो थंब एक्सटेंड होता है वो किसका डायरेक्शन होता है? ओमेगा। किसका? ओमेगा। जो कि प्लेन ऑफ मोशन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, चाहे रोटेशनल क्वांटिटीज हैं, सब कैसे होती हैं यार? एक्सिस के अलोंग होती हैं और प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा मान लो कोई चीज ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे, तो बताओ ओमेगा किधर है? ऐसे करोगे, अंदर है, इनटू द प्लेन, ओढ़ के। समझ में आ रहा है? तो ये भी ध्यान रखना कि एंगुलर क्वांटिटीज और रोटेशनल क्वांटिटीज जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ऐसे, है ना? तो एक चीज ये है जो आप लोगों को जानना था। अब मैं वो लिखने जा रहा हूं जिसको देख के घबराना नहीं है, बल्कि रिलेट करना है। कैसे? देखो, एवरेज, अच्छा मैं बताना भूल गया, थीटा वाला। तो देखो, तो ये थीटा, तो थीटा का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का इधर होगा, हाँ? इधर हुआ, इधर हुआ। तो देखो ना, ये कुछ J और ये कुछ K। यदि मैं इसको करूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक θ1 क्या होगा? θ1 वेक्टर इधर π/2 J, π/2 J समझ में आ रहा है? π/2 K, क्योंकि इधर I होता है, इधर J होता है और इधर K होता है ना। π/2 K, और दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा π/2 J प्लस π/2 K। जब इस सच्चाई क्या है, देखो इधर, देखो ना, इनिशियल टू फाइनल, देखो गड़बड़ा गया। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैंसिल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इनिशियल टू फाइनल कहाँ हुआ? इनिशियल टू फाइनल गड़बड़ा गया ना। π/2 J भाई वेक्टर में क्या होता है? जितने भी छोटे छोटे वेक्टर होते हैं सबका सम इनिशियल टू फाइनल दे देता है। यही ना पढ़े हैं? तो क्या इसमें इनिशियल टू फाइनल दिख रहा है तुम्हें? हैं? कहाँ दिख रहा है? कैंसिल। तो डिफरेंशियल को तो हम लोग ट्रीट करते हैं, पर अच्छा बड़ा इंफॉर्मेशन है ये, छोटा मोटा तो लग नहीं रहा है। ये थीटा डिफरेंशियल लेवल पे हम लोग वेक्टर की तरफ ट्रीट करते हैं ताकि ओमेगा और अल्फा को डिफाइन कर सके, लेकिन ये रियली में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आपको नहीं लगता है कि ये एवरेज वेलोसिटी की तरह लिखा गया है? हैं?
बस वहां पे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी कहे होगे, यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो गया। बोलो। और ये देखो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये भी एवरेज होता है। कितनी अजीब सी बात है, एवरेज तो एवरेज होता ही है, इंस्टैंटेनियस भी एवरेज ही होता है। ये देखिए। अच्छा, इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को सिंपली क्या कहते हैं यार? इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को सिंपली एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टैंटेनियस करंट को सिंपली क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इंस्टैंटेनियस फोर्स को सिंपली क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। कहीं फोर्स है मतलब इंस्टैंटेनियस फोर्स, कहीं फोर्स का मतलब एवरेज फोर्स होता ही नहीं। फोर्स का मतलब एवरेज फोर्स होता है, एवरेज फोर्स को एवरेज फोर्स कहना पड़ता है, लेकिन इंस्टैंटेनियस फोर्स को इंस्टैंटेनियस फोर्स कहने की जरूरत नहीं। इंस्टैंटेनियस फोर्स को इंस्टैंटेनियस फोर्स भी कहोगे तो भी ठीक है, और केवल फोर्स कहोगे तो भी ठीक है। ये भी जानो आज। तो देखो ना, एवरेज ही है। जब दुनिया में कोई चीज बदलती हुई चीजों से डिराइव हो और इंस्टेंट पे निकालने की बात हो, तो बहुत कम चेंज लेकर, सबसे छोटा चेंज लेकर, डिफरेंशियल चेंज लेकर, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज लेकर, अनंत सूक्ष्म चेंज लेकर, परिवर्तन से जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि ये जो इंटरवल है वो कैंसिल एक मोमेंट पर है। ठीक वैसे ही जैसे एग्जैक्टली 10:01 होता है तो लपेट के 10 ही बोलते होंगे, तो 10:10:01 में इस इंटरवल को लपेट के हमको क्या बोल लेते हैं? 10। तो इसे ही एक इंस्टेंट कहते हैं, जबकि इंस्टेंट होता नहीं है। इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स में, साइंस में इसी तरह की चीजें इंस्टैंटेनियस डिफाइन है, जबकि सच्चाई ये है कि एक मोमेंट पे कोई चीज डिफाइन है। तो लिमिट लगाया और कहा डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। सो दिस एवरेज वैल्यू ओवर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 बट नॉट 0, दिस होल एक्सप्रेशन इज नोन एज व्हाट? अभी इसकी तरफ ट्रिप कर ले क्या, वेक्टर की तरफ ट्रिप कर लेता हूं, हालांकि उतना ही लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, उस आइडिया को कृपया वेक्टर ना माना जाए ना, बस माना जाए कि ठीक, बस इतना माना ठीक। डी थीटा बाई डी टी, तो जैसे डी एस बाई डी टी होता है वैसे ही क्या है, डी थीटा बाई डी टी है। टाइम तो टाइम ही रहेगा, पर थीटा की जगह एस हो गया। जल्दी से सब लिख लो, ये सब चीजें लिख लो और ये दो लिख लो। हाँ, तो बुझा दो। अरे यार, बुझा दिया यार, ये गजब है। लो, कलेजा को ठंडक पहुंची है, पता नहीं इसका दिक्कत हो रहा था। लिख लिया आप लोग? अरे इतना कम स्पीड कैसे यार? अब तो 2 स्पीड दोनों का हो गया होगा। लीनियर के साथ में एंगुलर भी तो हो गया, खूब तेजी से घसीटते हो गया, एंगुलर भी तो हो गया। ये देखो, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना ओमेगा एवरेज ना, और सिंपली दिस ओमेगा इंस्टैंटेनियस को सिंपली ओमेगा कहते हैं।
सो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा एवरेज दैट इज डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई फाइनल टाइम माइनस। ऊपर वाला तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन नीचे वाला डेल्टा टी कम पॉपुलर है, उसकी जगह टाइम टेकन ज्यादा पॉपुलर है। कितना टाइम लगा, चेंज इन टाइम की जगह ज्यादा पॉपुलर क्या है, कितना टाइम लगा, ये ज्यादा पॉपुलर है, डेल्टा टी कम पॉपुलर। एनीवे, सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इंस्टेंटेनियस, तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को सिंपली क्या कहते हैं भाई, अल्फा। घबराना नहीं कहीं इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस मतलब एक मोमेंट पर, इंटरवल में नहीं, कहां पे, एक मोमेंट पर, और एक मोमेंट पर चीजें मीनिंगलेस होती हैं, और खासकर वो चीज जो बदलाव के लिए डिफाइन हो। चेंज के नाम पे डिफाइन हो तो टाइम दोगे तब ना बदलेगा, बिना टाइम दिए एक ही मोमेंट पे बदल जाता है। दुनिया में एक मोमेंट पे चीज ना बदली है ना बदलेगी, बदलने के लिए टाइम चाहिए। सो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यहाँ पे लगाओ, यहाँ तो अच्छा है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, दिस नॉट दिस क्वांटिटी, होल क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, बस अंतर इतना है कि ऊपर में कोई कंडीशन, छोटे से छोटा बदलाव से लेकर बड़े से बड़ा बदलाव सब है ऊपर, लेकिन नीचे में केवल क्या है, सबसे छोटा बदलाव, छोटा सबसे छोटा बदलाव कितना होता है, तो 0 ना हो, मालूम नहीं है, इसीलिए मजबूरी में टेंडिंग लिखना पड़ता है। तो दिस होल क्वांटिटी इज नोन एज डी ओमेगा बाई dt, डी ओमेगा बाई dt। तो लगे हाथ आप लोगों को एक और चीज बता दूं, क्या देखिए तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई dt, और साथ में ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इतना फटाक से कैसे लिख दिया यार, रिलेट किया ना, कहा था ना कि एक एक चीज वही होगा। बताओ हम लोग ये पढ़े हैं कि नहीं, v a बराबर dv by dt पढ़े हैं, तो a की जगह क्या लिखो, अल्फा, v की जगह क्या लिखो, और t तो t ही रहेगा। तो बताओ वो क्या भी होता है, v dv by ds भी होता है, क्या होता है, तो v की जगह क्या लिखो, v की जगह क्या लिखो, और s की जगह क्या लिखो, तो वही तो लिखा हूं। अच्छा, क्या ये प्रूव कर लो क्या कि इतना बड़ा इतना होता है, याद आ रहा है आप लोगों को, प्रूव करो जरा। प्रूव करने का टाइम है 5 सेकंड, 5 सेकंड में प्रूव हो जाए, पर बता प्रूव ये करना है कि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, लेकिन ये कहां से आ गया ये प्रूव करना है। वो तो डेफिनेशन नहीं है ना, हालांकि डेफिनेशन के बराबर ही ट्रू है, हालांकि हो गया। ये देखो तो मैं करता हूं, अल्फा बराबर, ये तो डेफिनेशन है, d ओमेगा बाई dt इनटू d थीटा बाई d थीटा, सही है। इस d थीटा बाई d थीटा ऊपर नीचे, क्योंकि 0 तो है नहीं, d थीटा टेंडिंग टू 0 है ना, 0 by 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। तो ये है, एक काम करो, d थीटा इधर कर लो और d ओमेगा उधर कर लो, d थीटा इधर कर लो और d ओमेगा उधर कर लो, तो यहाँ पे क्या दिखेगा बताओ, d थीटा बाई dt दिखेगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा, d ओमेगा बाई dt, समझ में, d ओमेगा बाई dt क्या दिखेगा, d ओमेगा, लिख लो, यही है प्रूफ है इसका। ये कहाँ पे यूज करेंगे, ये कहाँ पे यूज करेंगे, जब अल्फा टाइम डिपेंडेंट होगा, और ये कब यूज करेंगे, जब अल्फा थीटा डिपेंडेंट होगा।
और जब अल्फा ओमेगा डिपेंडेंट होगा तो कौन सा यूज करोगे? दोनों में से कोई। क्यों दोनों में से कोई भी? जब अल्फा टाइम डिपेंडेंट होगा तो टी वाला यूज कर लेना, जब अल्फा थीटा डिपेंडेंट होगा तो थीटा वाला यूज कर लेना, लेकिन जब अल्फा ओमेगा डिपेंडेंट होगा तो ओमेगा वाला यूज करोगे। तो ओमेगा वाला कौन सा वाला है? दोनों वाला, दोनों। ध्यान दो। और मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, सबसे कठिन क्वेश्चन को बताना कैसे करना है। सबसे कठिन क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक एक ग्राफ, एक एक चीज सब सही हो जाएगा आपका, सारा क्वेश्चन कर डालेंगे। खोपड़े में रिलेट क्या करना है? 1D वाला दिमाग में 1D और सब सही है। कठिन से कठिन क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे यदि मैं कहूँ ऐसे कि पहले ये वाला लिख लेते हैं। अच्छा हाँ, लिख तो ली, सबका ही पढ़ना था तो क्वेश्चन ले ही लेते हैं, ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। लिख लिया आप लोग ये? हाँ ये देखो तो जरा, यदि मैं आपको इस पे क्वेश्चन बनाऊं ना, इस पे क्वेश्चन बनाऊं, देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं। अल्फा के रूट ओमेगा थाली जिसमें खाते हैं आप, घर में डिश के नाम पे वही नजर आ रहा है फिलहाल हमको। एक काम करेगा, थाली को ऐसे नचा देगा, थोड़ी देर में रुक जाएगा, ठीक है? कोई चीज आप कॉपी भी नचाएंगे ऐसे ऐसे नचा देंगे, थोड़ी देर में रुक जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यदि अल्फा रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू दिस है, रिटार्डेशन है, ओमेगा डिपेंडेंट है, तो ओमेगा नॉट से नचाए। कितने से? ओमेगा इनिशियल ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट से नचाए और रिटार्डेशन ये है, बताना है कितने देर में रुका है, खाली बताना है कितने देर में रुका है। अब ये तो बहुत कठिन हो गया ना, इरोडो का है सर। लेकिन इरोडो का ये मतलब नहीं है कि सुनते ही हमसे नहीं होगा भाई। यदि फंडामेंटल तुम्हारे पास है तो कौन सी चीज है कि नहीं होगा, सब होना चाहिए। नहीं तो आपको इसका मतलब ठीक से समझ ही नहीं आया, चीजें अच्छे से समझ नहीं पाए। तो आपको आज कितना रियल लाइफ से रिलेटेड है ये कि थाली को नचाया गया है, उसका रिटार्डेशन मैं दिया हूँ, बताना है कितने चक्कर में थाली रुक गई है, चाहे कितने टाइम में थाली रुक गई है। दोनों क्वेश्चन है, कितने देर में रुक गई है। 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के देखते हैं, बताना है कि कितने देर में थाली रुक गई। कितना रियल लाइफ से रिलेटेड है ये देखिए। क्या कॉपी नचा लीजिए, रुक जाएगा वो, तो मैं उसका वेरिएशन में दे दिया हूं। आया किसी का? एक वो तो बता रहा है, बाकी लोग नहीं कर पाए। तो लोग क्या वो 1D से रिलेट नहीं कर पा रहे हो? ओमेगा नॉट बाई के। चलिए मैं करता हूँ, टाइम हो गया क्योंकि इसको करने का टाइम था आधा मिनट बस, ठीक है? थोड़ा खोपड़े लगाओ और 1D से रिलेट करो। चलो मैं करता हूँ, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है वो समझने की कोशिश किया जाए, सभी लोग समझे, ठीक है? ध्यान से सुनो तो तुम वो ये बोल के लिख लो। और कांस्टेंट अल्फा मैं बोलूंगा 9वीं क्लास का इक्वेशन और लिखूंगा एंगुलर वाला, कोई दिक्कत? कौन सा बोलूंगा? v बराबर u प्लस at बोलूंगा, लिखूंगा ओमेगा वाला। देखो v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है? कितना 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 सिमिलर है ये देखो। अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा था कि जो लिखा था वही क्यों नहीं बोल रहा था? तो वो क्यों बोल रहा था जो 9th में पढ़े? इसलिए क्योंकि
और जब मोशन शुरू किए थे तो आपके दिमाग में इतना घर कर गया है कि चाह के भी आप ये नहीं बोल पाएंगे, नहीं याद रख पाएंगे, क्योंकि मोशन शुरुआत हुआ था और वो आपके दिमाग में भर गया है। यहाँ तक कि आप अपने यूपीएससी की तैयारी करिएगा और अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर रहेगा तो भी V बराबर U प्लस AT तो नहीं भूलेगा। हमारे अंतिम सांस गिरने कोई पूछेगा V बराबर तो U प्लस AT बोल के मर जाओगे, लेकिन बोलोगे जरूर, भूले को नहीं। हो सकता है अपना नाम भूल गए हो आप। इतना दहशत गर्दी थी उसकी, मोशन पहली बार शुरू हुआ होगा और दिक्कत कर दिया होगा आपको। पहले तो ये बच्चे ऐसे करते हैं, अब पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, फटाक से लिखते हैं U बराबर 0, फिर बाद में गड़बड़ाएगा। तो लिखते हैं कि U बराबर ये है तो A बराबर ये है, T बराबर 2 पे फाइंड आउट करना है और वो भी S ऐसे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसीलिए आपके दिमाग में इतना ज्यादा है कि वो वाले से रिलेट करके देखेंगे सब सही रहेगा। तो ये तीनों इक्वेशन केवल कब होल्ड करते हैं भाई? कांस्टेंट अल्फा लेके। यदि वेरिएबल अल्फा हुआ तो ये तीनों नहीं लगा सकते। ठीक वैसे ही जैसे वहां पे A कांस्टेंट होता है तो तीनों लगता है और A वेरिएबल होता है तो तीनों नहीं लगता। तो एंगुलर में भी वही होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे तीनों लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अल्फा वेरिएबल। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कोई चीज वेरिएबल है कि कांस्टेंट? डिपेंडेंट है। जब कोई चीज किसी पर डिपेंड करे, कोई चीज कांस्टेंट ना हो, कोई चीज बराबर कांस्टेंट ना हो तो कांस्टेंट नहीं होता है। सिंपल। अल्फा 2 दे दे तो ठीक है, कांस्टेंट है। अल्फा k दे दे जो कि ऑब्वियस ही बात है कि कांस्टेंट है। लेकिन कहे कि ओमेगा, देखो ओमेगा है अल्फा में, तो कहां से कांस्टेंट होगा यार? तो वेरिएबल इसका मतलब ये तीनों नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कहां से कर? अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। फंडामेंटल से काम करना होगा। किससे काम करना होगा? और फंडामेंटल से कैसे काम किया जाता है वो जरा सुन लीजिए ताकि आप यूज कर पाए, रिवीजन के तौर पे ले लो इसको। हालांकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए बावजूद इसके कि वनडी तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है, दूसरा पढ़ाएगा। तो ये देखो, ध्यान सुनना, मेरे लिए जब भी कोई रिलेशन सामने आएगा मैं दुनिया के सारे रिलेशन को डील करने जा रहा हूं, सारे रिलेशन को। I बराबर करंट बराबर कुछ हो, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर कुछ हो, पोटेंशियल बराबर कुछ हो, फोर्स मोमेंटम कुछ भी हो, V बराबर थीटा x हो, कुछ भी, U हो पोटेंशियल एनर्जी, irrespective of given relation and type of expression, sin, cos, log, mod, 1 by, कोई मतलब नहीं है। करूँगा क्या? ध्यान से सुन लो। अब कम से कम इसके बाद तो कहीं पे कर लेना, कहीं दूसरे चैप्टर में भी सोचना। क्या सोचना? तो सुनो, जो भी रिलेशन दिया गया होगा, दुनिया के सारे रिलेशन को डील कर रहा हूँ, चाहे e टू द पावर हो, लॉग हो, मैं पहले डिफरेंशिएशन सोचूंगा। क्या सोचूंगा? और यदि उससे कुछ नहीं मिलेगा तो इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता ना, कठिन होता है। और डिफरेंशिएशन से क्यों पता चल जाता है? क्योंकि जनरली चीजें डिफरेंशिएशन से, रेट ऑफ चेंज से डिफाइन है, रीजन भी है चीजों का। तो सोचता हूं ना, डी दिस क्वांटिटी, दिस की जगह करंट, चार्ज, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फील्ड, फ्लक्स, कोई मतलब नहीं, क्या है कोई मतलब नहीं। डी दिस बाय डी वेरिएबल ओमेगा है ना यहाँ पे। तो सोचता हूँ डी अल्फा बाई डी ओमेगा क्या देता है? घंटा। कुछ नहीं देता, कैंसिल, कुछ नहीं मिला। तो सीख रहे हो तुम लोग? जैसे मान लो यहाँ पे आई है, करंट है, यहाँ पे अंडर रूट क्यू है, चार्ज है। तो कैसे सोचोगे? डी आई बाई डी क्यू। क्या सोचोगे? डी आई बाई डी क्यू। सोचे क्या है? तो बोले घंटा। क्या है? घंटा। कुछ नहीं, कैंसिल। तो दूसरा ऑप्शन बच गया डेफिनेशन रखना, नॉट इमिग्रेशन, पता नहीं चलता है। तो क्या रखेंगे? डेफिनेशन। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हमेशा क्या करेंगे? पहला ही क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। कुछ मिलेगा तो ठीक है, जो पूछा वो मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो दूसरा क्या करेंगे? दो ही करना है, तीसरा करना ही नहीं। ये देखो, अब दुनिया के सारे रिलेशन को डील कर रहा हूँ, सारे चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ इकट्ठा।
जो रिलेशन किया हो, चाहे पोटेंशियल फील्ड ही क्यों ना हो। तो नहीं मिला डिफरेंशिएशन से तो डेफिनेशन रख लेता हूँ। फिर मैं इसलिए ऐसा बनाया हूँ कि बहुत 15 साल बच्चे यही बोलते रहे कि सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट आता है, साफ दिखता है सर, अपने से करते हैं समझ में नहीं आता कि कब इंटीग्रेशन करना है, कब डिफरेंशिएशन। तो मैं डिवाइड किया था, बात तो सही है यार। तो ये सोच के मैं डिवीजन बनाया हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो करते हैं ना, तो बताओ अल्फा ओमेगा डिपेंडेंट है, तो अल्फा की जगह लिखा है डेफिनेशन है, दोनों को डेफिनेशन कौन सा लगाते हैं, कोई डी ओमेगा। अच्छा फिर भी दोनों में से कौन सा, यदि तुम ओमेगा थीटा पाना चाहते हो तो दूसरा वाला रख लो, और ओमेगा टी पाना चाहते हो तो पहला वाला रख लो। बोलो रखें। और ध्यान देने वाली बात है, अल्फा की जगह रख रहा हूं बस, ये भी नोटिस करना, ठीक है, ये भी नोटिस करो कि बस रखा हूं, बाकी यही लिखा हूं। फिर नीचे वाले आइटम को दूसरी तरफ लेके जाओ, एक एक्सप्रेशन एक तरफ, और एक जैसे डी ओमेगा इधर है तो इसको इधर लेके जाओ, डी टी इधर लेके जाओ और अंडर ओमेगा इधर। अच्छा इसको बहरिया के लेके चले जाओगे, बाहर निकाल के लेके चलेगा, अंडर वहीं बैठा रहना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा ऐसे एक आइटम एक तरफ तो ये मत कर देना कि क्यों ना डी ओमेगा को इधर नीचे बैठा लेते हैं, तो एक घंटा इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल पार्ट के ऊपर होना चाहिए ना। तो करता हूं डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा बराबर माइनस के डी टी। कोई दिक्कत आप लोगों को है? कसम खाओ जो नए आए हो, फिजिक्स वाला इंटीग्रेशन बिना लिमिट के कहीं नहीं करेंगे। कसम खाओ, ऐसे बोलो जैसा आप लोग कसम खाते हैं कि फिजिक्स का इंटीग्रेशन बिना लिमिट के नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, सभी तोड़ेंगे जरूर, इस कसम को देखना, टूट जाता है ना ये देखो। सो ध्यान से सुनो, लिमिट रखते हैं, और लिमिट में भी इसका ये मतलब नहीं कि कसम खाए थे इसलिए कुछ भी रखेंगे, जो है वो रखेंगे। तो t बराबर 0 पे इनिशियल ओमेगा नॉट था, नहीं तो ढेर लोग क्या करते हैं, कसम सर खिलवाए इसलिए 0 पे 0 रखेंगे। तो 0 नहीं, हो सकता है कि ज्यादातर में 0 पे 0 होता हो, लेकिन हर जगह थोड़ी होता है। टाइम 0 था तो ओमेगा कितना था, ओमेगा नॉट, और टाइम t था तो ओमेगा 0 हो गया था, रुक गया था। हालांकि मैं चाहता हूं कि बाकी सारी चीजों को डील करने के लिए हमेशा जनरल निकाला जाए। क्या निकाला जाए? जनरल। सभी लोग करिए, जल्दी करो। और कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ईरोडो मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये नहीं कि यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि दुनिया का कितना भी कठिन क्वेश्चन हो अप्रोच तो करेंगे, नहीं आएगा। ये थोड़ी कि ईरोडो कठिन है, वो तो आएगा ही नहीं हमसे। आप ऐसा पढ़िए कि ये चैलेंज ले पाए तीनों सब्जेक्ट में, कि मैं ये चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ा हूँ, इतना फोकस हो गए, इतना समझा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो दे दी जाए और हमसे ना आए। ये नहीं हो सकता, ना आए और बात है, लेकिन मन में तो ये होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, बहुत मजा आ गया, और फिर छूटा नहीं है, बहुत करीब से मैं चीजों को देख लिया हूँ और अच्छे से समझ गया हूँ। ये नहीं आ रहा है ना, ये उन्हीं को आता भी है जो मेहनत करते हैं, जो विजनरी होते हैं, उन्हीं को आता भी है, ठीक है। टाइम दीजिए, चीजों को समझिए, उसमें खोइए, डिस्कशन डिबेट करिए, जैसे ही टाइम मिले कुछ डिस्कस करिए। आ गया? करता हूं। ये देखिए टी ओमेगा बाई रूट ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट ओमेगा। कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बता देता हूं, इसको ऊपर लिख लो ना, तो होगा ओमेगा
सही है। ओमेगा टू दी पावर माइनस 1/2 डी ओमेगा, ये x टू दी पावर n वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? तो क्या फार्मूला होता है? x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1। करके देखो यही आता है कि नहीं, करके देखो। हाँ गया, यही आता है कि नहीं, करके देखो, सभी लोग करके देखो। अच्छा, जो लोग, एक और चीज है, डिफरेंशिएशन पढ़ना किताब से चाहे किसी टीचर से और मेरे से पढ़ना दोनों अलग अलग बात होती है। तो भले ही तुम्हें डिफरेंशिएशन आ गया होगा, लेकिन मैं वीडियो रिलीज करूंगा तो वो वाला देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े मजेदार ढंग से बताया हमने। फिर फार्मूला नहीं बताया हमने, बहुत कुछ बताया होगा। तो आप देखिए, यदि पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए, यदि नहीं पढ़ा तो देखना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन डिग्रेशन कहां से कहां तक? ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, और ये माइनस kt 0 से t तक। कोई दिक्कत आप लोगों को? अच्छा, जब ओमेगा की जगह ओमेगा रखोगे तो 2 रूट ओमेगा आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 2 रूट ओमेगा नॉट आएगा, बोलो। और यहाँ पे हमें माइनस kt आएगा, सही है। 2 रूट ओमेगा इज इक्वल टू 2 रूट ओमेगा नॉट माइनस kt, एक तरफ लेके जाओ। सो रूट ओमेगा इज इक्वल टू 2 रूट ओमेगा नॉट माइनस kt बाई 2। सो ओमेगा स्क्वायर कर लो ना, सो ओमेगा हो गया 2 रूट ओमेगा नॉट माइनस kt डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये है ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है? अब तुम चाहते हो कि रुक जाए ना, क्या चाहते हो? थाली रुक जाए, तो इसको क्या करना होगा? 0। थाली रुक जाए तो ये 0, थाली रुक जाए तो ये 0, कहीं भी 0 कर लो। मैं जानबूझ के जनरल निकाला ताकि कोई ये पूछे कि व्हाट इज ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो भी आपके पास हो। कोई कहते, जैसे ये कहां पे यूज होगा बता देता हूं। जैसे मैं को कहते कि ऐसा है कि थाली को ओमेगा नॉट से नचाए, तो बताना है कि आधा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का आधा एंगुलर स्पीड कितने देर बाद, क्या चीज बताना है? ओमेगा नॉट से 10 रेडियन पर सेकंड से नचाए, 10 रेडियन पर सेकंड से, तो बताना है 5 रेडियन पर सेकंड कितने देर बाद। तो क्या करोगे? यहाँ पे रखोगे ओमेगा नॉट बाई 2, क्या रखोगे? ओमेगा नॉट बाई 2, और टाइम आ जाएगा, टाइम सॉल्व करना। तो जनरल में तो सब कुछ होता है, ये समझना है। तो ये है, अच्छा चेक करें क्या कि सही कि नहीं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पर आपके पास टाइम बहुत कम है, 15 सेकंड है, और उसको टिप से मार के भागना है, मान लीजिए लास्ट मोमेंट है। तो चेक करूं, t बराबर 0 रखने पे उनके क्वेश्चन के अनुसार ओमेगा नॉट होना चाहिए था ना। तो रख के देखें, t 0 रखेंगे तो 2 के लिए 0 हो जाएगा, और एक कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, सही। आप पता लगा कि 3 में ओमेगा नॉट आ ही नहीं रहा है, इसको टक से मारो भागो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि बल्कि करोगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। क्रॉस चेक तो कभी गलत नहीं होता, क्रॉस चेक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्रॉस चेक तो उन्हीं के दी हुई चीज चेक करते हैं यार। वही ना कहे थे कि शुरू में ओमेगा नॉट था, तो उन्हीं उसी में शुरू में टाइम 0 रख के चेक करेंगे चारों, 20 रख के चेक करो। बल्कि एक बार तुम कैलकुलेट करोगे तो कहीं गलती भी हो जाएगी तुमसे। चेक करने में तो सही आना चाहिए, क्योंकि वही कहते हैं कि t बराबर 0 पे ओमेगा नॉट है। तो हम लोग ये समझ में आया। अब आपको बताना है कितना चक्कर थाली लगाया है, बताइए कितना चक्कर लगाया, बताइए कितना चक्कर लगा के रुका है, बताना है कितना चक्कर लगा के रुका है थाली जो नचाए थे। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी। आपको बताना है कि कब चक्कर लगा के रुकी है थाली। देखते हैं, सभी लोग निकालिए जल्दी से।
करिए, क्या कर रहा है? वैसे इसको देखो, ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, बहुत और भी चीजें ताकि तुम कहीं और भी डील करना सीखो। एग्जाम्पल लेते हैं ना, देखो तो यहां से देखे पूछे क्या आपसे, देखो तो ओमेगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हमें तब बताओ जब ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड हो। बता दोगे? अल्फा हमें तब बताओ जब एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड है। आंसर है -k। कहां से आया मालूम है? अल्फा बताना था, ओमेगा दिया था, 1 दिया था, रख दिया, आंसर आ गया। कम से कम इतना तो सीख लो। रिलेशन में वैल्यू रखना तो जान जाओ। यदि मैं कहूं कि ओमेगा जब 4 रेडियन पर सेकेंड है तो अल्फा बता दोगे? -2k। अच्छा 2 रेडियन पर सेकेंड है तो -k√2। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ये देखो कि अल्फा ही दिया है और अल्फा ही पूछ रहा है, खटाखट बता रहे हो। जानते हो क्यों बता रहे हो? क्योंकि ओमेगा दे दिया हो ना, तो बता दे रहे हो। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ओमेगा जब 1 हो तो नहीं बताना है, जब टाइम 1 सेकेंड हो तब अल्फा बताना है। अब तुम कोमा में चले जाओगे। रीजन जानते हो? क्योंकि तुम्हारे पास रिलेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन समझ में आया? ओमेगा 1 है तो नहीं बताना है, तो फटाक से रख दोगे ना। बताना है कि जब टाइम 1 सेकेंड हुआ है तो बताना है अल्फा क्या है। और इस तरह की बात, इसी फिजिक्स को कठिन फिजिक्स कहते हैं। तो कैसे आएगा? मैं बता रहा हूं, मेहनत किया और ये आया तो रिलेशन ही तो मिला ये। अब मेरे दिमाग में इसलिए अच्छा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में दिया रहता है तो डील करने का वो 2 तरीका है, जो तुम निकाले रहते हो उसका भी वही 2 तरीका है। कौन सा 2 तरीका? पहला वाला डिफरेंशिएशन सोचो कि कुछ मिलेगा कि नहीं, और यदि मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो डेफिनेशन रखो। इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है किसी भी चैप्टर में, है तो करो। चलिए मेरे पास ओमेगा टी का रिलेशन है, मैं सोचता हूँ डिफरेंशिएशन सोचो, d दिस बाय d वेरिएबल, बताओ कितना क्या क्या मिल रहा है? d ओमेगा बाय dt, बोलो d ओमेगा बाय, ये तो अल्फा दे दिया ना, तो हो गया, मिल गया, ये आंसर कर लो, हो गया। जिसको तुम नहीं बता पा रहे थे वो आंसर आ गया, देखो ना, कर लो डिफरेंशिएशन। अच्छा जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है उनके लिए एडवाइजरी जारी कर रहा हूँ। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है वो मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो ये सब बहुत आसान सा डिफरेंशिएशन पढ़िए। पढ़ रहे हो? आज शुरू हुआ तो कुछ दिनों बाद पढ़ लोगे तो ये सब बहुत आसान सा है। इसका मतलब फिजिक्स को कठिन इसलिए न माना जाए कि इसके आगे आ ही नहीं रहा है, इसके आगे फिजिक्स है ही नहीं, इसके आगे मैथ्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो ये सब आसान सी चीजें है। तो एक तो ये मन में बैठा लो कि पढ़ लोगे तो ये सब चीजें जो मैं जो कैलकुलस वाला पार्ट फिजिक्स को कठिन बनाता है उसके लिए आपको मैथ्स में मेहनत करनी होती है। बाकी तरीका तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो अल्फा मिल जाएगा ये बताओ, तो कर नहीं रहा, छोड़ दिया, कोई दिक्कत? अल्फा मिल जाएगा, मिल गया अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिला। कैसे मिला है? और 1 सेकंड पे कैसे निकालोगे? टाइम की जगह 1 रख देना जो आएगा, बोलो। हाँ अब वो नंबर ऑफ चक्कर बताओ, चलो बोलो। तो अभी वैसे ही है ना, कितना चक्कर मार के थाली रुकी है वो तो बताना ही है अभी। ये तो मैं अलग से तुमको बता दिया जो कि कठिन था, ये भी अच्छा पॉइंट था कि ये देना और 1 सेकंड पे अल्फा ही पूछना, अल्फा ही देना और अल्फा ही पूछना कठिन था पर 1 सेकंड करिए जल्दी से। अच्छा
गया है, देखो तो दूसरा। अच्छा ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन से जो पूछा गया है मिल गया तो दूसरा वाला नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मतलब डिफरेंशिएशन पहले सोचते हैं, मिल जाता है तो मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दूसरा नहीं कर सकते। दूसरा वाला पार्ट मतलब डेफिनेशन वाला। तो अल्फा मिल गया, अब थीटा कैसे मिलेगा बताओ, दूसरा वाला सोचें। बताओ ओमेगा क्या होता है, d थीटा बाई dt होता है, क्या होता है d थीटा बाई dt। तो इसकी जगह रखो d थीटा बाई dt, और नीचे वाला जो आइटम dt है उधर लेके चले जाओ। अब क्या लगा दो, ऐसा तुम्हें थीटा मिल जाएगा। हाँ यहाँ से भी आ जाए, दूसरे वाले से भी आ जाए, समझ में आ रहा है। हाँ तो यहाँ से भी कर सकते हो, जो निकाले हैं हम बड़ी मेहनत से। और दूसरा मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यदि कोई नंबर ऑफ चक्कर पूछा ना तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा। ओमेगा डी ओमेगा एक आइटम एक तरफ, डी थीटा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा रूट ओमेगा। हाँ जब टाइम 0 था, अरे जब थीटा 0 था तो ये कितना था ओमेगा नॉट। मेंशन ना हो तो इनिशियल 0 ही लेते हैं, टाइम भी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी बाय डिफॉल्ट। तो 0 पे 0 मत रख देना। जब थीटा रोटेशन 0 था शुरू में तो ओमेगा कितना था, ओमेगा नॉट था, और ये थीटा निकालना है और ओमेगा क्या हो चुका होगा 0। ये मैं स्पेशल निकाल दे रहा हूँ, नहीं तो जनरल के नाम पे क्या करता बताओ, कर देता कि जनरल थीटा है तो जनरल ओमेगा है, तो रिलेशन मिल जाता। फिलहाल रिलेशन निकाल नहीं रहा हूँ, सीधा टोटल थीटा निकाल दिया। तो निकालो थीटा, जल्दी पूरा थीटा निकालो। तो जिन लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है घबराना मत, ये मत समझना कि तुम्हें फिजिक्स नहीं आ रही है, तुम्हें मैथ्स नहीं आ रहा है। फिजिक्स तो जितना पार्ट है तो समझ में आ ही रहा होगा मुझे लग रहा है। तो हाँ ये देखो, बताओ उसमें क्या, ओमेगा टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोग? yes, कहाँ से कहाँ तक? ओमेगा टू द पावर सही है देखो क्या, ओमेगा टू द पावर 3/2 सही ना, 3/2 तो 2/3 ओमेगा टू द पावर 3/2 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये? बोलो यस सर। माइनस माइनस कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ सर? थीटा की वैल्यू आ गई 2 ओमेगा नॉट टू द पावर 3/2/3 के। इतना डिग्री क्या, इतना रेडियन चक्कर लगा के रुक गया। यदि कोई पूछे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद रुक गया तो यही आंसर है, लेकिन कितना चक्कर लगा के रुका तो कैसे निकालोगे? अपॉन 2 पाई। भाई एक चक्कर में 2 पाई ना, तो 2 पाई डिवाइड करोगे तभी तो नंबर ऑफ चक्कर आएगा। तो नंबर ऑफ चक्कर कैसे आएगा बताओ? 2 पाई डिवाइड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अच्छा ये इसको समझाने की जरूरत है कि समझ में आ रहा है? भाई 2 पाई
दी पावर 3/2 बाई 6 पाई के। आंसर नंबर ऑफ चक्कर। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने लाइफ से रिलेटेड हम लोग किए और बहुत कठिन क्वेश्चन किए और ट्राई किया कि बताओ कि बहुत आसान होता है जिसे बहुत कठिन कहा जाता है। अब हम लोग फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ते हैं। लिखो रिलेशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज एंड लीनियर क्वांटिटीज। रिलेशन ऑफ angular quantities, angular and linear quantities। ये देखो एक पार्टिकल है, यहां से यहां चला, थीटा है, तो s की वैल्यू देखो, जो s चला है यदि रेडियस r है तो थीटा बराबर लेंथ r बाय रेडियस होता है। तो यहाँ से s बराबर क्या हो गया, r थीटा हो गया। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds बाय क्या मिलेगा, dt, और d r थीटा बाय dt, जिसमें से थीटा वेरिएबल है। देखो थीटा वेरिएबल है लेकिन क्या वेरिएबल नहीं, r टेकन आउट, d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt क्या होता है, ओमेगा, सो r ओमेगा। तो एक रिलेशन तो ये है और एक रिलेशन इसे भी लीनियर है। और फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा, r अल्फा मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करके देख लो, dv बाय dt होगा, r बाहर आएगा कांस्टेंट है, और d ओमेगा बाय dt हो जाएगा। तो d ओमेगा बाय dt क्या होता है, अल्फा। सोचने वाली बात ये है, झटके में जो जल्दी में गलती करते हैं, सच ये है कि ये रियल में एक ही होता है। ये टेंजेंशियल एक्सप्रेशन होता है और हम लोग कम समझ पाते हैं कहीं बीच में, क्वेश्चन के बीच में। तो आपको जानना चाहिए जो टेंजेंशियल है वही लीनियर है, ये जो लीनियर है वही टेंजेंशियल यहाँ भी है। सो भी लीनियर, ए लीनियर दैट इज टेंजेंशियल, और ये तो है डिस्टेंस। दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो क्या मिला, कैसे इसको याद रखोगे, एंगुलर रेडियस टाइम्स एंगुलर बराबर लीनियर होता है। देखो रेडियस टाइम्स एंगुलर बराबर लीनियर, रेडियस टाइम्स एंगुलर बराबर लीनियर, रेडियस टाइम्स एंगुलर बराबर लीनियर। याद रखना, बोलो सही है, कोई दिक्कत आप लोगों को? अब मैं वो चीज लिख रहा जो एस डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कवर, तो लीनियर वाला कवर जितना हो रहा है यहाँ के लिए स्पेसिफिक सर्कुलर मोशन। दूसरा सुनो तो, और अच्छा एक और चीज है, यदि ये वाला एक्सप्रेशन देखेंगे ना तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना, छोटा वाला। Anyway, so हाँ, अब मैं वो एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ जिसको जनरली किताबों में गलत लिखी। ध्यान से सुनो, v बराबर, मैं भी सोच के लिख रहा हूँ ना, v बराबर और a बराबर,
मैं भी सोच के लिख रहा हूँ, आप लोग भी सोचिएगा, क्योंकि हमको भी याद नहीं रहता, मैं भी सोचना पड़ता है हमें भी। जरा देखो तो, यदि ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे है ना, तो मैं जैसे सोच रहा हूँ ऐसे तुम भी सोचो। ये रेडियस वेक्टर है, हमें लिखना है r क्रॉस ओमेगा लिखना है कि ओमेगा क्रॉस r लिखना, हमको याद नहीं आ रहा है, क्रॉस लिखना है, वेक्टर क्रॉस है। तो मैं सोचता हूँ कि कौन सा सही है, या तो ओमेगा, या तो r क्रॉस ओमेगा सही होगा या ओमेगा क्रॉस r होगा, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा क्या होगा। तो देखता हूँ, v तो इधर ही है, v तो इधर ही है, तो जरा देखो तो इस v के कारण ओमेगा इधर है ना, बोलो। तो v इधर है, ओमेगा इधर है और r इधर है। तो यदि मैं ओमेगा लूं, ओमेगा क्रॉस r, तो v सही लग रहा है, देखो ओमेगा क्रॉस r दिख रहा है, ओमेगा क्रॉस r v सही। इसका मतलब क्या है, ऐसी वो किताब में, बहुत सारी किताबों में, कुछ किताब सही लिखे होंगे, ज्यादातर 90% ज्यादा किताबों में r क्रॉस ओमेगा लिखी है, उसमें सही होगा। और क्योंकि यहाँ पे ये सही है, तब तो यहाँ पे भी अब पता चल ही गया अल्फा क्रॉस r। लिख लो इसको। अच्छा, मान लो गलती से तुम r क्रॉस ओमेगा, तो चेक करता हूं, देखो कैसे गलत होता है। देखो r, अच्छा कई बार ऐसे आप पहले तो मोड़ ही नहीं पाते, तो आप कैसे मोड़े, ओमेगा तो इधर, तो इधर करते हुए देखो अपने मोड़ने वाले को टर्न कर सकते हैं, देखो ऐसे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है लोगों। तो ऐसे देखो बैठे करें, कैसे करें, क्या करें, अरे तो क्या करें, क्या तो ऐसे कर लो भाई, मोड़ना इधर है ना, तो इधर r है, इधर ओमेगा है ना इधर, तो v किधर है बताओ, तो क्या सही में v नीचे था, कैंसिल। अच्छा एक बार कैंसिल है तो फिर दूसरा चेक नहीं किया होता, ठीक है, दो ही ना पॉसिबिलिटी थी यार। कई लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि जब कैंसिल हो जाता है फिर दूसरा बैठ के फिर करते हैं, इधर क्या है, अच्छा अरे दो ही तो सब बात है यार, या तो r क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस r, एक तो चेक करिए, मान लो सही तो सही, गलत तो दूसरा वाला सही, तीसरा वाला कुछ है, फिर भी ध्यान रखना। फिर लिख लिया आप लोग। तो एक तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैं कैसे डिफाइन किया, रेडियस टाइम्स एंगुलर बराबर लीनियर, रेडियस टाइम्स एंगुलर बराबर लीनियर। और दूसरा आप लोगों को ये समझाया ये कि कैसे मैं कैसे याद रखता था, याद रखना मतलब ऐसे नहीं, कैसे मतलब निकाल लेता था एग्जाम में भी कि कौन सा सही है। तो आप लोग हमें तो याद आप, अच्छा कई लोग सोचते थे कि ब्रिजेश सर को फॉलो करते हैं, तो ब्रिजेश सर से आप अच्छे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ब्रिजेश सर तो नहीं हो सकते आप, और ना ही मैं आप हो सकता हूँ, सभी अलग अलग होते हैं। तो फॉलो नहीं करना, ऐसे नहीं कि अच्छा ब्रिजेश सर सो बताए थे कि हमेशा सो के पढ़ते थे, तो हम भी सो के पढ़ेंगे तो उन्हीं की तरह आईटी निकाल देंगे, ये नहीं, सो के पढ़ना खराब आदत है तो है। अच्छा ब्रिजेश सर बहुत ट्राई किए सुबह पढ़ने की, तो वो पढ़ नहीं पाए, बहुत मेहनत किए, तो लग रहा है कि सुबह न पढ़ने से ही आईटी निकलता है, क्योंकि वो तो निकाले थे, ये नहीं करता। सुबह पढ़ना अच्छी चीज है तो है, हम नहीं पढ़ पाए, और अलग बात क्या करें, नहीं कर रहा, तो ऐसे नहीं करना। तो हमें चीजें भूल जाती थी, तो ऐसे नहीं कि सर भूल जाते थे इसीलिए आईटी निकाले, तो इसलिए हम भी भूले, हम इसको याद नहीं रखेंगे, सर भूल जाते थे तो वो आईटी निकाले, तो हम भी यही करेंगे कि वो इसको भूलेंगे। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि यदि याद है तो अच्छी बात है, जैसे भी याद करो, अपना भी तरीका, हमसे भी अच्छा तरीका आपके पास हो सकता है याद करने का, कोई ट्रिक टिप्स हो सकता है। लेकिन हम क्या करते थे, हमको याद नहीं रहता था, तो हम जो फंडामेंटली चीजें रहती थी उनको
को मैं ध्यान रखता था और वहीं पे निकालता था। जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमको याद ही नहीं रहता था, तो मैं 5 सेकंड के अंदर निकालता था। अभी निकाल दो 5 सेकंड निकाल दो, निकाल देता हूँ। देखो तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ना, टाइम मोशन में आगे बात करेंगे सर, बहुत टाइम लग गया। ये u sin थीटा और ये u cos थीटा हो रहा है। मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा है। u cos थीटा t और y वाला ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। आपको पता है t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x by u cos थीटा, x by u cos थीटा, x by u cos थीटा और आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी रटने की जरूरत, रखते ही वही आ जाएगा जो याद किए हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो सही में 5 ही सेकंड लगता है। हाँ गोबर नाम तो तुम लोगों को समझा रहा है। टाइम, अच्छा टाइम देख रहे थे, सीख नहीं रहे थे। कैसे निकालना है वो सीख नहीं रहे थे, टाइम देख रहे थे। सर को तो झूठा साबित करना है। तो जबकि मैं शुरू में बोल रहा कि तुम लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो नोटिस नहीं किया। अच्छा सुनी कहाँ रहा था वो तो कर टाइम देख रहा था ना। तो टाइम हो गया क्या? नहीं अरे ऐसा नहीं नहीं हुआ, 11 मिनट बाकी है। रहने देंगे, बहुत हो गया क्या?